नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उदय चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एग्रीकल्चर एंड जीके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गेस्ट मिस्टर आनंद चौधरी, जो इस समय राजस्थान में AARO यानी कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के पद पर इस समय काम कर रहे हैं। तो आज हम आनंद जी के साथ बात करेंगे, जानेंगे इनकी स्ट्रैटेजी और इनकी जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में। तो सबसे पहले आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर एंड जीके पे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू उदित जी। थैंक यू। जी, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज़ आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। मेरा नाम डॉक्टर आनंद चौधरी है और मैंने जो है अपनी ग्रेजुएशन बीएससी और एमएससी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर से की है, प्लांट पैथोलॉजी में। उसके बाद में मैंने पीएचडी बीकानेर से की है, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर से। उसके बाद में मैंने 1 साल तक जो है गेस्ट फैकल्टी में कॉलेज में पढ़ाया भी है, राजकीय कृषि महाविद्यालय डीडवाना में। और उसके बाद में जो है मेरा सिलेक्शन इसके अंदर हुआ है असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में। एक्चुअल में ये जो एग्जाम था वो 2022 में हो गया था जब मैं पीएचडी कर रहा था। यस। पर एक्चुअल में रिजल्ट आया नहीं था। आपको पता है आरपीएससी या कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन टाइम लेता है, कुछ इशू हो जाता है तो कोर्ट में चला जाता है। ऐसे करके 2022 का जो पेपर दिया था वो 2025 में इसका रिजल्ट आया था। और इसमें ये भी है कि एक्चुअल में जब मैं पहले स्टार्टिंग में जब बता देता हूँ, मैं स्कूलिंग के दौरान मुझे मैं है जो मैं कॉलेज में 12th में फेल हो गया था। तो फिर उस टाइम 12th तक मैं बिल्कुल भी जो है मतलब पढ़ाई में वो अच्छा नहीं था। उसके बाद में जो है 12th के बाद में मैं रॉयल इंस्टीट्यूट में गया था उदयपुर। वहाँ सर जो है उन्होंने मेरे को अच्छे से गाइड किया। ऐसे बोलते हैं ना कि हर आदमी के अंदर एक हनुमान होता है छुपा हुआ, बस उसकी शक्तियां उसको याद दिलानी होती है। तो वो शक्तियां उन्होंने मेरे को याद दिलाई और फिर जो है पढ़ाई में जो मैं चला तो फिर मैं कहीं रुका नहीं। ओके, तो ऐसा क्या चेंजेस आपके अंदर, लाइक आपने बताया कि 12th के टाइम पर आप फेल हुए, फिर आपके उसके बाद आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की, लाइक बीएससी एमएससी, और आज आप इस पद पे हैं। तो क्या चेंजेस आप अपने अंदर लाए हैं जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि सभी स्टूडेंट जो एवरेज हैं या फिर बिलो एवरेज थोड़ा अपने आप को कंसिडर करते हैं, तो वो क्या चेंजेस अपने अंदर कर सकते हैं? सबसे बड़ा जो चेंजेस मैं फील करता हूँ अभी तक, तो सबसे पहले तो लोगों को मतलब पता ही नहीं होता कि उसके अंदर भी जो है भगवान छिपा है। मतलब मेरे को ये लगता है कि जब तक आपको अपनी शक्तियों का एहसास नहीं होगा कि मैं भी ये कर सकता हूँ, अगर हो सकता है कि आप खुद ही कर लें कि यार मेरा हो सकता है, या फिर आपको कोई मोटिवेट करें। आप देखते हैं बहुत सारे लोग मोटिवेट करते हैं कि यार तू कर सकता है ये, है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब अपन एग्जाम्पल देखते हैं कि 12th फेल आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, उसने ये कर लिया, तो फिर अपन को लगता है कि यार वो भी तो इंसान ही है। तो वहां पर जो है वो सर ने मेरे अंदर वो शक्तियां जगाई थी, एक तरह से आनंद आपको आप कर सकते हो। और टीचर भी मेरे को बहुत अच्छे मिले थे वहां पे। तो मेरे को लगा था कि यार नहीं, मतलब टीचर ने उन्होंने कहा था कि हो सकता है ऐसा, मतलब आप कोई भी चीज है, जैसे मान लो मेरे को केमिस्ट्री नहीं आती थी पहले। केमिस्ट्री जो हमारे को पढ़ाते थे वो लैब असिस्टेंट पढ़ाते थे। और वो क्या करते थे कि जस्ट खड़ा किया किसी स्टूडेंट को, खड़ा करके भाई किताब जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ ली। तो जी। उसमें क्या केमिस्ट्री समझोगे आप? अगर कोई बंदा बेसिक से बताए कि ये भाई कार्बन है क्या, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, वो टोटल बेसिक से बताए, तो फिर अपन को पता चल जाएगा कि यार ये ऐसे 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 होता है। बाकी हर इंसान जो है पढ़ा लिखा है, बस यही है कि आपकी अपनी शक्तियों को याद करना पड़ेगा या कोई और जगाएगा आप में। जी। तो इस जॉब के बारे में जैसे कि हमें पता है कि पूरे राजस्थान में मात्र एक सीट थी जिस पे आप क्वालिफाई हुए हैं। हम्म। तो ऐसा क्या लगता है आपको, क्या ऐसी क्वालिटी थी आपके अंदर जैसे, लाइक सभी स्टूडेंट्स के मुकाबले आपको ज़्यादा प्रेफर किया गया जॉब में? ऐसी क्या एक क्वालिटी आप बताएंगे अपने बारे में? हाँ, एक्चुअल में क्या है कि मतलब मैं रियल में बताता हूँ कि जो मैं सोचता हूँ वो तो कभी होता ही नहीं है। जैसे बीएससी होते ही मैंने सोचा था कि मैं एमएससी करूँ, नहीं करूंगा, मेरे को डब्ल्यू बनना है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, सेकंड ग्रेड की पोस्ट होती है आरपीएस में, वो बनना है। तो मैंने उसकी तैयारी की, पर उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरा एमएससी में सिलेक्शन हो गया, जबकि एमएससी करनी नहीं थी मेरे। एमएससी करते ही फिर आई थी एग्रीकल्चर ऑफिसर की। तो मैंने कहा मैं तो एग्रीकल्चर ऑफिसर बनूंगा, मेरे को पीएचडी नहीं करनी। तो फिर मेरा पीएचडी में हो गया और उधर नहीं हुआ। जब पीएचडी कर रहा था मैं, तो फिर ये वैकेंसी आई थी अभी जो बता रहे हो आप रिसर्च ऑफिसर की। इसके अंदर दो वैकेंसी आई थी। एक एक वैकेंसी थी एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की जो 5400 पे ग्रेड है, और एक थी असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर जो 4800 पे ग्रेड है। दोनों गजेटेड ऑफिसर है। पर मेरे को था कि मेरे को एआरओ बनना है। दोनों का सिलेबस सेम। यस। तो अप्लाई दोनों में किया था। अब जब एग्जाम देने गए तो आपको पता है प्रेशर होता है।
कि भाई मेरे को तो एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना है, और डबल आर को मेरे को था डबल आर नहीं बनना अपन को। तो उसमें जो है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और इसमें मैं लाइटली देके आया था, तो इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। ओके। तो लाइक सीरियसली आपने इस एग्ज़ाम के लिए कब से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया और किस तरह से आपने तैयारी की शुरुआत की? हाँ, इसके अंदर ये है था कि जब मैं पीएचडी कर रहा था तब ये वैकेंसी आई थी। जी। तो ये वैकेंसी आई थी, तो जो हमारे पीएचडी में ट्रायल लगती है, तो मैंने मेरे एडवाइजर को रिक्वेस्ट की थी कि सर मैं इसकी तैयारी करना चाहता हूँ, तो मेरा जो खरीफ में जो क्रॉप है, मैं खरीफ में नहीं लेके मैं रबी में करना चाहूंगा। क्योंकि आप खरीफ से रबी में जाओगे तो आपको खरीफ का वो पूरा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि यस। एग्जाम उसी में था। तो मैंने कहा कि क्योंकि आप पीएचडी में फिर वो सिनॉप्सिस बनाने लग जाते हो, फिर आप उसकी उसमें लग जाते हो रिसर्च में, तो फिर आपसे तैयारी नहीं होती। तो मेरे एडवाइजर ने भी मेरे को जो है बोला कि आप रबी में करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो जो टाइम है, क्योंकि मेरा कोर्स वर्क हो गया था पीएचडी का, तो उस टाइम में फिर मैंने, क्योंकि मैं पीएचडी हॉस्टल में था, तो फिर उस टाइम मैंने जो है इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की। और फिर जो है 4 महीने के अंदर मैंने इसकी तैयारी की थी पूरी, टोटल। और ओके। उसकी रणनीति की मैं बताता हूँ आपको एक्चुअल में क्या होता है। सबसे पहले तो जो मैं फोन है, वो मेरा एंड्रॉइड फोन, वो मैं घर पे रख के आ गया। ओके। क्योंकि आपको खुद को पता है कि भाई इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये जो भी है इसके अंदर, जो अमेरिका से ये चल रहा है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग बैठते हैं, और वो उनका यही काम होता है कि आपको कैसे इस पे घंटों, आपको मतलब इस पे व्यतीत करें, आपका टाइम जो है इस पे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे जाए। तो उनकी सालों की रिसर्च होती है, आप उससे फाइट करेंगे, इससे अच्छा है कि आप फोन को रख ही दे। अब जैसे ही मैंने फोन रख दिया और छोटा वाला फोन लेके आ गया मैं, तो आप सोचो कि मैं हजारों स्टूडेंट से तो वैसे आगे निकल गया। यस। उसके बाद में क्या हुआ कि पहले तो मेरे को टाइम नहीं मिलता था, अब मेरे पास टाइम ही टाइम हो गया। एक छोटा सा फोन था, उस पे घर वालों से बात कर ली और हो गया। उसके बाद में क्या होता है कि अपन तैयारी करते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, कभी कौन सी उठा ली, आप जीके उठाने पढ़ने लग गए, कभी पैथोलॉजी उठा ली, तो मतलब फिक्स नहीं होता। तो फिर एक चीज और है, मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छे अच्छे लोगों के इंटरव्यू पढ़ें। मैंने सुना था, अच्छे अच्छे लोगों के इंटरव्यू सुने थे मैंने, उसमें वो एक चीज कहते थे कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप कल का टाइम टेबल आज बना के रख लो। कल का यस। टाइम टेबल मतलब, टाइम टेबल ये नहीं होता कि मैं 7 बजे उठूंगा फिर चाय पीऊंगा, वो वाला नहीं। आपको ये करना है कि कल की तारीख में मेरा ये टॉपिक होना चाहिए। और टॉपिक भी आपको मतलब स्पेस भी करना है। जैसे बैक्टीरियोलॉजी नहीं, बैक्टीरियोलॉजी के अंदर मैं क्या पढ़ूंगा, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पढ़ूंगा। मतलब एक एक टॉपिक को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मतलब कल का डिसाइड हो जाना चाहिए कि इसके अंदर ये टॉपिक, इसके अंदर ये टॉपिक। अब आपकी मर्जी, आप कब करो, क्योंकि आपके पास फोन है नहीं, अब आपका पहले से ही तय हो चुका है। जैसे जैसे आप करते जाओगे, आप वो टिक लगाते जाओ डायरी में, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जैसे जैसे आप टिक लगाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका कि यार आज मैंने पढ़ाई की है। और आपको इधर उधर वो टाइम वेस्ट नहीं होगा कि कभी जीके पढ़ ली, कभी ये पढ़ ली, उसमें टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एक तो ये रहता है। और दूसरा ये रहता है कि फोन वगैरह तो मेरे पास बिल्कुल था ही नहीं। इसमें क्या होता है कि टाइम टेबल आपने बना लिया ना, उसके बाद आपको जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना महीने भर बाद में, तो आपके इतने सारे पेज हो रखे होंगे जिसमें टिक टिक लग रखा है, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार वास्तव में है। और दूसरी चीज क्या होती है कि एक ही एग्जाम को टारगेट करना है। आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, वो एक एग्जाम आपके पास में होना चाहिए। कि मैं अगर जैसे मान लो कुछ कहते हैं कि आधा सिलेबस इसका मिल रहा है, आधा उसका मिल रहा है, ऐसे नहीं होता है। यस। आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम लेना है, उसका सिलेबस की हार्ड कॉपी आपके टेबल पे एनी टाइम होनी चाहिए। आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि 10 किताबों को पढ़ने की बजाय एक किताब को 10 बार पढ़ना है। आप ओके। पूछ लीजिए, बड़े बड़े लोगों से कंसर्न कर लीजिए कौन सी किताब पढ़नी है, और उसके बाद में आपको जो है वही किताब 10 बार पढ़नी है। पहले पहले पढ़ते हैं तो अपने सर में क्या होता है, 2 पेज पढ़ते हैं या ना, हल्का सा मतलब सरदर्द टाइप होने लग जाता है। हम्म। फिर आपकी प्रिपरेशन का पता कैसे चलेगा। आपने 15-20 पेज पढ़ लिए, फिर भी आपके दिमाग में हल्की सी भी वो कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब आपको चीजें याद हो रही है। और लास्ट में होगा कि आप पूरी बैक्टीरियोलॉजी, पूरी वायरोलॉजी खत्म कर रहे हो और आपके दिमाग में कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब आपको ये भी पता है कि अगले पेज पे कहाँ क्या लिखा है। यस। ये वाला है। ओके। तो इसमें लाइक जैसा आपने बताया कि पैथोलॉजी के इसके अलावा इसमें राजस्थान जीके जीएस का भी पोर्शन आता है, तो हाँ उसकी तैयारी आपने कहाँ से की है? हाँ, उसमें क्या होता है, जीके की तैयारी मैंने पहले बताया था कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर और एग्रीकल्चर ऑफिसर की मैंने प्रिपरेशन की थी। यस। पर उस टाइम कुछ गलतियां थी जो मैंने की थी, उसमें मैंने उत्कर्ष से की थी। उत्कर्ष से मैंने किसी का कोर्स लिया था, मतलब पता नहीं आरएस का लिया था या फिर फर्स्ट ग्रेड टीचर का लिया था। मेरे को जीके चाहिए था, क्योंकि डब्ल्यू के लिए 1-2 पोस्टें आती हैं, उनके लिए कोई उत्कर्ष पे कोर्स अवेलेबल नहीं है। या फिर जो भी प्लेटफॉर्म है अब आए हैं, या तो आपके जितने भी प्लेटफॉर्म है, 2022 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम ऐसे एग्रीकल्चर में कोई स्पेशल नहीं आता। और इसमें क्या होता है, स्टूडेंट कम होते हैं,
तो वैसे भी कोई वो कोर्स नहीं आता। तो जीके का मैंने लिया था, फर्स्ट ग्रेड का कोर्स लिया था उत्कर्ष क्लासेस से। उससे मैंने पहले नोट्स बना लिए थे जब एग्रीकल्चर ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहा था मैं। जब मैं यस। फोन रख के आया था, मैंने बता दिया आपको, क्योंकि मेरे पास नोट्स थे। मेरे पास जीके के नोट्स थे, प्लांट पैथोलॉजी की मेरे पास बुक थी। प्लांट पैथोलॉजी आपको कोई भी कोचिंग नहीं कराएगा, क्योंकि एक बात बताओ आप, जब एक ही सीट है दोनों में, जो पढ़ाने वाला खुद नहीं लग जाएगा क्या ऑफिसर फिर? तो यस। आपको पता है कि आपकी पैथोलॉजी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि राजस्थान में किसी की भी नहीं हो। यस। यस। ये चीज में मानता ओके। सो अब मैं जानना चाहूँगा कि इंटरव्यू में लाइक किस तरह के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, या फिर किस पोर्शन को ज़्यादा वहाँ पर टारगेट किया जाता है इंटरव्यू में, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे? हूं। हाँ, इंटरव्यू के दौरान जब मैं आरबीएससी में गया था तो मेरे को कॉन्फिडेंस तो स्टार्टिंग से ही था, क्योंकि मैंने और भी इंटरव्यू दिए थे। एक्चुअल में मैंने हिमाचल प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम होता है, वो भी फर्स्ट ग्रेड गजेटेड ऑफिसर है। तो वो भी मैंने दिया था इंटरव्यू वहाँ पे भी हिमाचल में मैं गया था। वहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ, मैंने उसकी प्रिपरेशन नहीं की थी, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया था इंटरव्यू के लिए। फिर मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया तो वहाँ पे भी मेरे को अच्छी नॉलेज थी। उसके बाद में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का भी दिया था आईजीकेवी के, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंदर। यस। तो वहाँ पे भी मैंने इंटरव्यू दिया था। और वैसे मैं क्या करता हूँ, एंकरिंग करता था कॉलेज में, डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था, तो मेरा कॉन्फिडेंस तो ऑलरेडी हाई था। अब मैंने सोचा कि भाई अपन आए हैं यहाँ पे, तो इंटरव्यू में गए थे तो सबसे पहले जो है चेयरमैन जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं राजस्थान जीके के। क्योंकि 2022 में मैंने जीके पढ़ी थी, इंटरव्यू हो रहा है मेरा 2025 में, और मैं पीएचडी लगभग कंप्लीट कर कर चुका था और उस टाइम कॉलेज में पढ़ा रहा था। तो मेरे को जीके का इतना नहीं पता। तो मैंने क्लियरली कह दिया, सर जो चीजें मेरे को आती थी, लगभग आप मान के चलो कि जीके का पोर्शन जो चेयरमैन सर ने मेरे को पूछा था, उसमें से मेरे को 50% ही आए। 50% मैंने ऐसे फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया था कि सर इसकी चीज मुझे, मैं इसके लिए अवेयर नहीं हूं। और जब पैथोलॉजी की बारी आई, जब एक्सपर्ट्स पूछते हैं पास में बैठे हुए पैथोलॉजी में, तो पैथोलॉजी में मैं क्या कॉलेज में पढ़ा रहा था बच्चों को। तो अब क्या होता है इंटरव्यू में, क्या होता है बेसिक चीजें आपसे पूछते हैं, जैसे मान लो बैक्टीरिया की डेफिनेशन, फंगस की डेफिनेशन। अब क्या होता है, आप ज्यादा पढ़ लेते हो, आपको फंगस की डेफिनेशन नहीं आ रही। तो मेरे साथ क्या होता था कि मैं स्टूडेंट को पढ़ाता था, तो मेरे को डेफिनेशन मुंह पे याद थी, और वो भी एकदम क्लियर कॉन्फिडेंस के साथ में। तो फिर पैथोलॉजी में वो धीरे धीरे आगे गए, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ा भी रहा था और मेरी पैथोलॉजी स्ट्रांग थी। मैंने नेट भी किया था, बाद में नेट भी क्वालिफाई मेरा अच्छा है ना, अच्छा परसेंटेज है। तो इसलिए मेरी पैथोलॉजी बहुत स्ट्रांग थी। तो मुझे ऐसा लगता है अंदर कि मेरे एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया होगा कि सर इसकी पैथोलॉजी स्ट्रांग है, भले ही इसको राजस्थान जी की इतनी नहीं आ रही। जी। सो लाइक ओवरऑल इसमें जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह का क्या रोल रहा है, या फिर लाइक जैसे होता है कि आप, कुछ लोगों एमसीक्यू का है। रहता है कि डेली मुझे इतने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, या फिर कुछ प्रैक्टिस सेट होते हैं वो सॉल्व करने हैं, तो आपका क्या इसके लिए इंटेंशन था कि? हाँ, एक्चुअल में ये है कि आपने तैयारी भले ही कितनी कर ली हो, जब तक एमसीक्यूज नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। क्योंकि क्वेश्चन में आपको पता है एमसीक्यूज 4, आपको पता ही नहीं चल रहा है कौन सा हो रहा है, माइनस मार्किंग, मतलब वहां पे आपको इतना प्रिपेयर होना है कि कोई भी बाण अगर आए तो उसको झेलने की आप में हिम्मत होनी चाहिए। उसके लिए मैं क्या करता था, बैक्टीरियोलॉजी मैंने कर ली। बैक्टीरियोलॉजी मेरे को कितनी आ रही है, फिर मैं उसके एमसीक्यूज लगाता था। उसके लिए मैंने क्या किया था, पहले तो हमारे भट्टाचार्य करके बुक आती है, उसके एमसीक्यूज लगाए थे, वो तो सिंपल ही है। फिर मैंने क्या किया था, अमेजोन पे गया, एमसीक्यू प्लांट पैथोलॉजी, 2-3 बुकें आई थी, दोनों तीनों मंगा ली मैंने, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन करने हैं। मेरे को नहीं मतलब नहीं है कि वो बुक कैसी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरे को पता करना है कि मेरी बैक्टीरियोलॉजी कैसी है, मेरी यस। वायरोलॉजी कैसी है। तो फिर मैंने उनसे ही एमसीक्यूज लगाए थे, फिर मैंने चेक किया था, कुछ गलतियां भी थी बुक में। तो फिर मैंने सोचा था कि ये गलत कैसे हो गया, फिर मैंने उसको क्रॉस वेरीफाई किया तो पता चला कि ये वहां वहां पे ही गलत है। तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है। एमसीक्यू से वो कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कहाँ वीक हूँ, आपको पता चलेगा मैं यहाँ वीक हूँ, उसको आप अगले दिन शेड्यूल में डाल दीजिए। जो आपके अगले दिन का शेड्यूल है उसके अंदर भी बैक्टीरियोलॉजी में ये टॉपिक मेरे को नहीं आ रहा है, इसको वापस पढ़ना पड़ेगा। कुछ चीजें होती है रटने की, उसको चार्ट बना के रख लो, या सुबह चाय पीते हुए सबसे पहले जो है उसी को पढ़ो आप, जो रटने की चीजें हैं। फिर बाद में समझने की चीजें जो है आप यस। धीरे धीरे करो। तो आप जो भी कमी दिख रही है उसको अगले शेड्यूल में डाल दो दिन में, कि अगला शेड्यूल जो है इस दिन को मैं ये पढ़ूंगा। ओके। सो अब मैं जानना चाहूँगा कि इसमें लाइक आपकी वर्क प्रोफाइल किस तरह की है, क्या आपको इसमें लाइक डेली डेली बेसिस पर किस तरह के काम आपको करने पड़ते हैं इस जॉब के अंदर? हाँ, एक्चुअल में हमारा जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर का है, उस पे जो काम है वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग का है। अभी मेरी पोस्टिंग है सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी के अंदर। तो ओके। सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी के अंदर मेरा काम होता है सीड एनालिस्ट का, कि हमारे पास जितने भी किसानों के पास जो बीज आते हैं, जी। चाहे वो सर्टिफिकेशन के हों, तो सर्टिफिकेशन से किसानों से जानने से पहले वो हमारे पास में आते हैं टेस्टिंग के लिए।
ओके। कि हम ये बीज किसानों को देना चाहते हैं, आप इसको चेक करके बताएं कि इसकी जर्मिनेशन, इसकी प्योरिटी, इसका पैथोलॉजिकल टेस्ट करके हमें बताएं कि क्या ये किसानों के पास जाने लायक है या नहीं है। तो हम उसका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। हमारे पास में लैब है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, हमारे पास लैब असिस्टेंट है। तो वो हम एनालाइज करके उनको रिपोर्ट देते हैं। अगर वो पास होता है तो वो किसानों के लिए आगे जाएगा, अगर वो फेल होता है तो फिर वो किसानों के लिए नहीं जाएगा। वो सीड पूरा पूरा लॉट वो जो है एज ए ग्रेन जाएगा मंडी के अंदर। ओके। और इसमें इस जॉब के अंदर लाइक स्टार्टिंग सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर सकता है अगर कोई भी स्टूडेंट आना चाहता है तो? हाँ, क्योंकि ये 4800 ग्रेड पे है। और जी। राजस्थान के अंदर आपको पता है प्रोबेशन का बहुत बड़ा लफड़ा है। प्रोबेशन पीरियड होता है यहाँ पे 2 साल के अगर लिए। 2 साल के लिए, तो जी। इसके अंदर आपको 31,100 रुपये मिलेंगे 2 साल तक। ओके। और जैसे ही 2 साल निकल जाएंगे उसके बाद आपकी सैलरी जो 70-80 हजार जाएगी। ओके। तो 2 साल तक वो 30,000 के अराउंड आपको मिलने वाले हाँ, हैं। 31,100 करके, 31,100 जो है इसका है वो है, फिक्स कर दिया है इन्होंने कि भाई इतना ही है फर्स्ट ग्रेड के लिए। ओके। सो नाउ आपके एक इंटरव्यू के बारे में हमने देखा था कि दूरदर्शन पर आपका एक इंटरव्यू आया था जो आप किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे। तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में बताइए कि वो इंटरव्यू किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था और किस टॉपिक पर था। हाँ, एक्चुअल में क्या हुआ, जब मैं मेरे को पहले मैं दूरदर्शन पे देखता था ऐसे प्रोग्राम, तो मुझे लगता था कि यार मैं भी कुछ अच्छा बता सकता हूँ। पर उस पे दूरदर्शन पे जाने के लिए मस्ट है कि आपको एक एग्रीकल्चर की अच्छी पोजीशन पे होना जरूरी है। उसके अलावा वो आपको नहीं बुलाते हैं। क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे तय होगी अगर आपको ऐसे बुला लिया और आपने कुछ गलत कह दिया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे तय होगी। तो फिर जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, मेरे को पता दूरदर्शन में जाना है। फिर मैंने जो है दूरदर्शन में वहां पे बात की थी। तो फिर वहां पे मेरा प्रोग्राम हुआ था मशरूम पर, कि मशरूम कल्टीवेशन जो है किसानों के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए कैसे फायदेमंद है। और वहां पे दूसरा जानने का मेरा ये भी मोटो था कि मेरे को रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना था। तो यस। उसके अंदर स्कोर कार्ड में नंबर होता है 1.5, अगर आपने टीवी टॉक किए तो वो ओके। भी मेरा जो है पूरा हो जाता। और ऐसा भी होता है ना कि मेरे को टीवी में आना है, तो जी। एक बार मतलब इसलिए जो है मैंने वहां पे गया था। वहां प्रेशर तो खूब था, मेरे को लोगों ने बोला था कि आप बहुत बड़ी वहां पे जा रहे हो, वहां पे एक एक चीज, क्योंकि वहां पे लाइव प्रोग्राम होता है, यस। किसानों के फोन आते हैं, वो आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उसमें प्रेशर तो रहता ही है, पर मैंने सोचा था कि मैं कर लूंगा, इतना तो मतलब मेरे को विश्वास था खुद पे कि मेरा हो जाएगा। ऐसे करके मशरूम जो है कल्टीवेशन पे मेरा प्रोग्राम। ओके। सो अब मेरा क्वेश्चन रहेगा कि जो भी स्टूडेंट लाइक एग्रीकल्चर और जीके कोचिंग को फॉलो करते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज ये रहेगा कि आप चाहे कोई सी भी कोचिंग को फॉलो करें, आपको टाइम डिसाइड करना है ऑनलाइन का, कि मेरी क्लासेस जो हैं शाम को डिसाइड करें आप पहले तो, कि मैं 5 से लेकर 7 बजे तक क्लासेस देखूं। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, आपको दिमाग नहीं लगाना, अगला वाला टीचर मेहनत कर रहा है आपको समझाने के लिए। तो आपको वहां पे अपना दिमाग तो लगाने की जरूरत नहीं है, आपको आपको बस लिखना है, नोट करना है, समझना है। तो आप शाम का टाइम डिसाइड करें कि मैं क्लास लूंगा 5 से 7 या 5 से 8। और उसके बाद में आप मॉर्निंग में फोन स्विच ऑफ करके रात को सोने से पहले रख दें, और वापस आपको फोन खोलना है 5 बजे। तब तक आप आराम से पढ़ाई करो। पर आप फोन बंद करोगे तो आपके दिमाग में 17 क्वेश्चन आएंगे। मेरा मम्मी का फोन आ गया तो, मेरे पापा ने फोन कर दिया तो, मतलब दिमाग आपका बोलेगा कि फोन ओपन कर। पर आपको मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपका दिमाग क्यों कह रहा है आप, क्योंकि उसको प्लेजर चाहिए, उसको इंस्टाग्राम पे जाना है। इसलिए वो बहाने ढूंढेगा। क्या पेमेंट करने का कैश पेमेंट होता है, मैं खुद गया था तब कैश, आप ऑनलाइन करते हैं आजकल, तो कैश रखना पड़ता है। तो थोड़ी बहुत मुश्किल आएगी, पर आपको सुबह का टाइम जो है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देखिए, आप जैसे ही सुबह उठते हैं फोन लेते हैं, नोटिफिकेशन आ रखे होते हैं, आप गए, आपका दिमाग वहां एंगेज हो गया, फिर आप क्या पढ़ोगे, कुछ मतलब नहीं। तो आप सुबह से लेकर शाम तक आप जो है खुद रिवीजन करें, खुद पढ़ें जो कल पढ़ाया था क्लास में। जब तक आप उसको ऐसे रफ कॉपी में पूरा नहीं लिख ले, तब आपको मतलब करो ही मत कि मेरे को याद हो चुका है। उसके बाद में शाम को फोन खोलो आप, फिर आपको जो क्लासेस लेनी है 5 से 8 के बीच में, वो क्लासेस ले ली, वापस घर वालों को पहले बोल दो, घर वालों से बात कर लो शाम को कि मेरा जो है ठीक रहा पढ़ाई। घर वालों से क्या बात करनी, घर वाले यही चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ें। तो उसमें आप जो है घर वालों से बात करके वापस फोन स्विच ऑफ करके रख दो। मैं पीएचडी में था, बोलते हैं हमारे तो ग्रुप में नोटिफिकेशन आता है, स्टूडेंट कहते हैं हमारे तो क्लास की इन्फॉर्मेशन इसमें आती है। ऐसा कुछ नहीं है, आप रास्ते ढूंढोगे कि मेरे को फोन के बिना पढ़ना है तो रास्ते दिखेंगे, और अगर आप रास्ते ढूंढोगे कि मेरे को नहीं, मेरा नहीं जम रहा, क्योंकि पीएचडी में मेरे क्लास के नोटिफिकेशन भी उसमें ही आते थे। तो यस। मैंने अपने क्लासमेट को बोल दिया था कि मेरा फोन टूट गया है,
ऐसा तो नहीं कहना कहा मैंने कि पढ़ाई के लिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है फिर कोई बताता नहीं है। मैंने कहा मेरा फोन टूट गया है, और क्लास का जब भी हो, मेरे पास पैसे नहीं है अभी, और क्लास जब भी हो, मुझे बता दिया करे। तो मेरी क्लासमेट जो थी मुझे बता देती थी कि भाई मेरा क्लास है अपनी। यस। मतलब सब कुछ एंगेज हो सकता है, पर ये मैं चाहता हूँ कि अगर आपको लाखों लोगों से आगे निकलना है तो आपको एक बार फोन रखना ही पड़ेगा। ओके। सो अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? लाइक वो क्या चीज़ें फॉलो करें, या क्या आपका सजेशन रहेगा उनको? हाँ, इसकी प्रिपरेशन जो भी करें, मैं तो मानता हूँ चाहे इसकी करें चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, पहला मेरा यही रहेगा कि आप टॉपर्स का जो बोल रहे हैं उनको सुने आप। अगर आप इतने होशियार होते, मैं पहले खुद को होशियार समझ रहा था, मैं बता रहा हूँ आपको क्यों बोल रहा हूँ मैं। अपन क्या करते हैं, अपन सोचते हैं अपन डेढ़ होशियार है। आप जो टॉपर्स कह रहे हैं उनकी बात सुने, वो कह रहे हैं कि सिलेबस की हार्ड कॉपी रखो। आप बोलते हैं नहीं मैं तो फोन में देख लूंगा। ऐसे नहीं होता है। सिलेबस की हार्ड कॉपी आपके टेबल पे होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कितना सिलेबस मेरा हो गया है, कितना रहना है। दूसरा, एक किताब को 10 बार पढ़ें 10 किताब पढ़ने के अपेक्षा। आप क्या करते हैं, यहाँ से ये पढ़ लिया वहां से वो पढ़ लिया, ऐसे नहीं होता है। एक किताब आप चूज कर ले, जो भी पढ़नी है आपको, जो नोट्स है आपके वो चूज कर लें। उसको 10 बार 15 बार 50 बार 100 बार जितनी बार होता है, जब तक आपको पता नहीं चले अगले पेज पे कहाँ है। जब आप एग्जाम में बैठो तो एमसीक्यू आने पर आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार ये उस कोने में लिखा हुआ था, आंख बंद करके वहां पे होना चाहिए था, ये क्या लिखा हुआ था क्या लिखा हुआ था। वो वाली आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और आप सिलेबस जैसे जैसे होता रहेगा कॉन्फिडेंस आता रहेगा। और तीसरा यही है कि आप कल का रूटीन आज ही बनाकर रखें कि कल मेरे को क्या करना है। तो क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। क्योंकि टाइम कैसे बचेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा एक तो कि मेरे को क्या पढ़ना है। और दूसरा, जब आप उसको देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि वास्तव में मैंने पढ़ा तो है यार, आज इतने टॉपिक मैंने कर लिए। तो फिर वो अलग ही कॉन्फिडेंस देता है आपको, लोगों से भीड़ से हल मतलब हट के आपको आगे बनाता है। और तीसरा, एग्जाम के अंदर प्रेशर हैंडल करने का यही तरीका है, आपको टेंशन तभी होगी जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और फोन रख कर पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको टेंशन नहीं होगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये मेरा मतलब पर्सनल जो है एक्सपीरियंस है। जी जी। ओके। सो इसी के साथ हम इंटरव्यू अब यहीं पर एंड करते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वैल्यूबल सेशन। थैंक यू दीदी, थैंक यू। यस। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही आपकी सक्सेस के लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू।